This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स अपने मुकम्मल कर चुके हुए हैं। आज से हमने चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन स्टार्ट करनी है। चैप्टर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन लेवल क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं और तकरीबन हर पेपर में एग्जामिनर 15-20 या इससे भी ज्यादा का टेस्ट करता है हर एग्जाम। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं? सबसे पहला टॉपिक इसमें जो मौजूद है वो है सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560। सेकंड वन टॉपिक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 580। थर्ड वन टॉपिक है एक्सपेक्टेशन गैप। एक जनरल सा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट्स के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ये फाइनल मैटर्स के टॉपिक है। रिपोर्ट इशू करने से पहले ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जब हम रिपोर्ट इशू करने से पहले कुछ फाइनल मैटर्स हैं, उन फाइनल मैटर्स को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। रिपोर्ट में सबसे पहला टॉपिक जो कि इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 होगा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट। ओपिनियन फॉर्म करना एंड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देना। फिफ्थ वन टॉपिक है की ऑडिट मैटर्स कैन। ये हमारा स्टैंडर्ड है ISA 701 और ये स्टैंडर्ड है ISA 700। इसके बाद इस चैप्टर का 6th वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडिफाइड ओपिनियन। ओपिनियन को मॉडिफाई करें, ISA 706। सेवंथ वन टॉपिक जो कि एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ से रिलेटेड है। टॉपिक है ISA 706। सॉरी, ये मैंने नंबर गलत लिख दिया, 705 एंड 706। एट्थ वन टॉपिक जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गोइंग कंसर्न। ISA 570। अब ये स्टैंडर्ड्स के नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, हरगिज भी नहीं। आपको टॉपिक्स के नेम का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा बच्चे, इस सेशन में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना भी कवर कर सकते हैं, जितना भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्विकली गो थ्रू करना है। वो क्विकली गो थ्रू करते हैं जितना भी हम इस चैप्टर को
कवर कर सकते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। सबसीक्वेंट इवेंट्स। सबसीक्वेंट इवेंट में बच्चे हमारे दो स्टैंडर्ड्स कवर होंगे। एक है रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और सेकेंड वन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 10 एंड ISA 560। ठीक होगा जी बच्चे। तो बच्चे IAS 10 को तो मैं जस्ट क्विकली गो थ्रू इसी में ही एक सिंपल सी DFD डायग्राम की मदद से ही करूंगा। बच्चे हम कहते हैं लेट्स सपोज साल शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 से और खत्म हो रहा है 30 जून 2023 पे। ये डेट हमारी क्या कहलाएगी? इस डेट को हम क्या बोलेंगे? ये डेट हमारी कहलाएगी रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलेंगे इसको? रिपोर्टिंग डेट। और इस डेट से लेकर ऑनवर्ड इस डेट तक ये पीरियड कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग पीरियड। ये पीरियड हमारा कहलाया रिपोर्टिंग पीरियड, और ये डेट 30 जून की क्या कहलाई? रिपोर्टिंग डेट। अच्छा बच्चे, जिस दिन मैनेजमेंट हमारी किताबों को ऑथराइज करती है फॉर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, authorized by board of directors for the issuance of financial statement। लेट्स सपोज हम इसको डेट बोल देते हैं 1 अक्टूबर 2023। अच्छा बच्चे, अब ये कौन सी डेट है? ये वो डेट है जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसका ऑडिटर ने ऑडिट करना है, ऑथराइज करेंगे। अच्छा बच्चे, अब इस डेट के बाद और इस डेट के से पहले, मतलब क्या हुआ? इससे इस डेट के दरमियान, इससे इस डेट के दरमियान में होने वाले बिटवीन, ठीक हो गया, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द इश्यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड बोल रहा हूं? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड after the reporting period but before the issuance of financial statement। जितने भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये इवेंट्स कहलाते हैं, ये जो हमने अभी बात पढ़ी, ये जितने भी इवेंट्स होंगे इन इवेंट्स को हम बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या वर्ड बोला जाएगा? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। साथ साथ याद भी करते जाएं,
इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये कैटेगरी के लिहाज से दो तरह के होते हैं। कैटेगरी के लिहाज से कितनी तरह के होंगे? दो तरह के। फर्स्ट वन, इन्हें बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। सेकेंड वन क्या कहलाते हैं? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये कैटेगरी के लिहाज से कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक कहलाते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और सेकेंड वन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट्स जिनकी कंडीशन existed at reporting date। ऐसे इवेंट जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है, और नॉन एडजस्टिंग जिनकी कंडीशन अराइज हुई आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कंडीशन अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कंडीशन एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट और कंडीशन अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं। क्या करते हैं? अकाउंट फॉर। किताबों में इन्हें इनकी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करते हैं और इन्हें डिस्क्लोज किया जाएगा अगर इनके अमाउंट मटेरियल। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे ये थी इंफॉर्मेशन जो बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। मैं दोबारा कंक्लूड कर रहा हूं। IAS 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने IAS 560 की कोई भी बात नहीं की। IAS 10 की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग पीरियड 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ और 30 जून 2023 पर खत्म हो गया। 30 जून 2023 को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो रही हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को। 30 जून 2023 के बाद और 1 अक्टूबर 2023 से पहले होने वाले तमाम इवेंट्स को हम बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इन्हें कहते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ये दो कैटेगरी के होंगे। एक वो जिनकी कंडीशन 30 जून 2023 पे मौजूद होगी, एग्जिस्ट करती होगी, वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाते हैं। जैसे रिसीवेबल का बैलेंस, इसके अगेंस्ट प्रोविजन का रिकॉर्ड करना, एडजस्टिंग इवेंट। ठीक हो गया? इसी तरह से NRV टेस्टिंग इन्वेंट्री की एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इन्वेंट्री मौजूद है और उसकी वैल्यू उसकी हमें फ्यूचर में सेल करना है, हो सकता है उसकी सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर जाए, तो NRV टेस्टिंग। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पे। इन्हें हमें किताबों में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इसी तरह से लिटिगेशन का मैटर, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो रिपोर्टिंग डेट से पहले अगर हो चुका है, अब कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कोर्ट में मुकदमा हो सकता है। कौन सा इवेंट हुआ? एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, कंडीशन अराइज हुई है रिपोर्टिंग डेट के बाद, कंडीशन अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इस केस में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, लेकिन कब? अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल। अच्छा, इसकी दो एक्सेप्शन भी हैं, साथ साथ वो भी लिखता चलूं। फर्स्ट वन एक्सेप्शन बच्चे किस किस पे अप्लाई नहीं होती है बच्चे? फाइनल डिविडेंड।
एंड सेकंड वन बच्चे गोइंग कंसर्न। बच्चे फाइनल डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग होगा हमेशा, और इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। ये हमेशा एडजस्टिंग होगा और अकाउंट फॉर होगा। जो भी रिक्वायरमेंट है इसकी वैसे ही होगा IAS 1 के मुताबिक। ठीक हो गया जी बच्चे। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 से सब्सीक्वेंट इवेंट्स। अच्छा बच्चे, बगैर IAS से IAS 10 और IAS से 560 को कंसीडर किए ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकती जो क्या प्रोवाइड कर रही हो, जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन प्रोवाइड कर रही हो। अच्छा बच्चे, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर ने ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले। याद रखना है, अभी मैं आपको समझाता हूं DFD डायग्राम बना के। क्या होंगे वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले अकर हो। ठीक हो गया? और उसके मुताबिक ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड भी करना। जी बच्चे, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब जरा हम समझते हैं DFD डायग्राम बना के ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसको क्विकली कंप्लीट भी करूंगा इंशाल्लाह। बच्चे अगेन डेट है 1 जुलाई 2022 और खत्म हो रहा है साल 30 जून 2023 पे। ये डेट कहलाती है बच्चे रिपोर्टिंग डेट। इस डेट को क्या बोलेंगे बच्चे? रिपोर्टिंग डेट। और बच्चे इस डेट से इस डेट तक, अभी हमने डिस्कस किया, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पीरियड। ये रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2023 की, और 1 जुलाई 2020 से 22 से लेके 30 जून 2023 तक रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट की डेट आ गई। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी डेट है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट। जिस दिन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिखेगा वो डेट कहलाती है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा बच्चे, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, किस डेट से लेकर? रिपोर्टिंग डेट से। रिपोर्टिंग डेट से लेकर
डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने इस दौरान ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दौरान होने वाले इवेंट्स पे उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे हम कहते हैं एक्टिव रिव्यू। क्या वर्ड बोलते हैं? एक्टिव रिव्यू। अब इस दौरान इसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो डिस्कशन जरा पहले करते हैं। क्या क्या प्रोसीजर इसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है? एक्टिव रिव्यू या ऑडिट प्रोसीजर इसने क्या क्या परफॉर्म करने हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने सबसे पहला काम ऑब्टेन करना है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट्स, एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आपने पेपर में यूज नहीं करना, प्रोसीजर। उसने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये याद भी करना है हमने, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स। किस चीज के? फॉर आइडेंटिफाइंग सबसीक्वेंट इवेंट्स। तो याद करें पहला प्रोसीजर, उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट को कैसे पता चलता है कि ये सबसीक्वेंट इवेंट अकर हो गया है और हमें इसको कंसीडर करना है, मैनेजमेंट को कैसे पता चलता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसने ऑब्टेन करनी है। तो याद करें पहला, obtain an understanding of management procedures for identifying subsequent events. Obtain an understanding of management procedures for identifying subsequent events. सबसे पहला प्रोसीजर ये होगा, obtain an understanding of management's procedures for identifying subsequent events. दूसरा, उसने क्या करना है? इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो नहीं है। इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से, क्या करना है? इंक्वायर करना है। अच्छा, ये इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से। इंक्वायर या इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट whether any subsequent event have occurred. Inquiry of management whether any subsequent event have occurred. Inquiry of management whether any subsequent event have occurred, क्या कोई subsequent event occur हो चुका हुआ है, ये पूछना मैनेजमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट, रीड, पढ़ना है लेटेस्ट subsequent financial statement. Read latest available subsequent financial statement. पढ़नी है एंटिटी की जो लेटेस्ट सबसीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, उसको पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट, रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। रीड मिनट्स
of the meetings. रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। ये नॉर्मली रिटेंशन का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात अभी भी बताऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं। रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसके बाद ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑब्टेन करनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बच्चे, एक बात जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे, वो जरा अच्छे तरीके से समझना है। जैसे ये वर्ड है, मैं अब हाईलाइट करूंगा। ये वर्ड है ऑब्टेन, ये वर्ड है इंक्वायरी, ये वर्ड है रीड, ये वर्ड है रीड, ये वर्ड है ऑब्टेन। इन्हें मैं बोलता हूं प्रोवर्ब्स। क्या वर्ड बोलता हूं? प्रोवर्ब्स। किसके? ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के। ऑडिट प्रोसीजर्स के इन्हें बोलता हूं प्रोवर्ब्स, समझाने के लिए। अब बात समझनी है गौर से। सबसे बड़ी बच्चे गलती ये कर रहे हैं, ये प्रोवर्ब्स करेक्ट यूज नहीं कर रहे, ये इनकरेक्ट यूज कर रहे हैं। एग्जाम में एग्जामिनर कमेंट्स में भी मेंशन किया हुआ। जैसे अब यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए वर्ड रीड यूज होना चाहिए। अब अगर आप कह देते हो कि रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बजाय आप कहते हो ऑब्टेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये वर्ड नहीं ठीक। ऑब्टेन कोई प्रोसीजर नहीं है। क्या प्रोसीजर है? मैंने किताबें लेके रख ली, मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया भाई? ये कोई प्रोसीजर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से मैंने ऑब्टेन कर ली, कोई प्रोसीजर है ये? यहां पे रीडिंग, ये वर्ड सही लिखना है आपने। रीड लेटेस्ट सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर्स के लिए प्रोवर्ब्स कौन कौन से मैंने यूज कर। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये प्रोवर्ब कौन कौन से यूज होते हैं? रिव्यू का वर्ब यूज होता है, इंक्वायर का वर्ड यूज होता है, स्क्रूटनाइज का वर्ड यूज होता है, इंश्योर का वर्ड यूज होता है, ऑब्टेन का वर्ड यूज होता है। तो ये प्रोवर्ब्स है, सही प्रोवर्ब यूज करना। अब एक और अगली बात, इन केस आप ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपने परफॉर्म कर लिए लेकिन आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए, आपको इसके बाद भी कुछ फिर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे? एडिशनल, वो इसी का हिस्सा रहेंगे, याद रखना। एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए बट यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए, या ये इनमें से कोई प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? वो एडिशनल प्रोसीजर 6(1) है। अब इससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। रिव्यू, आपने रिव्यू करना। रिव्यू किसको करना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना। ठीक हो गया? रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस। अब वो कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस अकर्ड बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट एंड द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दरमियान जो इवेंट्स हुए हैं उनको रिव्यू करना। 6(1) आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? इंस्पेक्ट करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। इंस्पेक्ट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। रीड अवेलेबल बजट्स
जो अवेलेबल बजट्स है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, उनको रीड करें। ठीक हो गया जी। और इंक्वायर करें एंटिटी की लीगल काउंसिल से। इंक्वायर एंटिटीज लीगल काउंसिल। लिटिगेशन के कोई मैटर्स तो नहीं है, क्लेम्स के कोई मैटर्स तो नहीं है जिनकी हेयरिंग हुई हो रिपोर्टिंग डेट के बाद, या कोई डिसीजन आ गया हो, तो आप इंक्वायर करें लीगल काउंसिल से। अब ये वर्ड देखें, इंक्वायर, ये भी प्रोवर्ब का, ये भी प्रोवर्ब है, रीड ये भी प्रोवर्ब, इंस्पेक्ट ये भी प्रोवर्ब। अब ये प्रोवर्ब आपने गलत इस्तेमाल नहीं करने, रिव्यू ये भी प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ये एक्टिव रिव्यू के प्रोसीजर्स। ठीक हो गया, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की एक्टिव रिव्यू की। अच्छा, अब ये बात समझती हैं गौर से, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी एक डेट आती है। अच्छा, अब ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद अगली डेट है डेट ऑफ, ये मैं डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाएगी, उस डेट को क्या बोलेंगे? डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बच्चे, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेकर इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक, फिर इसके बाद आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो टुकड़े कर दिए। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो हिस्से किए हैं इसके मैंने। कितने हिस्से किए? ये देखिएगा, एक फर्स्ट वन, ये मैंने फर्स्ट वन, ये ए है, इसके बाद एक ये बी है, ये मैं आपके सामने लिखने लगा हूं जी। पहले वाले को क्या लिखने लगा हूं? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर issuance ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने से पहले। और दूसरा केस क्या हो गया? आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? आफ्टर द इश्यूएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने के बाद, आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस दौरान ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करे। इसे हम कहते हैं पैसिव रिव्यू। क्या वर्ड बोलते हैं? पैसिव रिव्यू। क्या वर्ड बोलते हैं? पैसिव रिव्यू। बट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, अगर उसकी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल जाती, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चले ऑडिटर को, कोई ऐसा इवेंट हो गया, उस इवेंट की खबर ऑडिटर को पहुंच गई है, अगर ये इवेंट ऑडिट या इसकी खबर ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल जाती और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को अमेंड करता, फिर ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या वर्ड स्टैंडर्ड बोलता है? इफ ही बिकम्स अवेयर ऑफ अ फैक्ट दैट हैड इट बीन नोन टू हिम एट द डेट ऑफ हिज रिपोर्ट may have caused him to amend his audit report, वो उसको मजबूर करता कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर ले, तो ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को क्या करना।
इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इससे रिलेटेड, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे एप्लीकेशन बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव रिव्यू में भी आ रहे हैं, बट पैसिव रिव्यू में ज्यादा आए हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन इसके दो हिस्से करके पढ़ेंगे तो बड़े आराम से समझ पाएंगे। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ए केस है। और दूसरा बी केस, फैक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जी बच्चे पहला केस हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स डिस्कवर्ड। इसका ए पॉइंट, अगर कोई फैक्ट हमें पता चल जाए डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट but before the issuance of financial statement, अगर कोई ऐसा फैक्ट जो डिस्कवर हो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द इश्यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए केस है। हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया। आपको एग्जाम में बैठ के इसी तरह से ढूंढना है ये ए सिचुएशन है या सिचुएशन बी है। ये देखे ना, पहली सिचुएशन हमने क्या बोली, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने से पहले, ये एक सिचुएशन हो गई हमारी। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने के बाद हो तो सिचुएशन बी हो जाएगी हमारी। तो आपको एग्जाम में ये जानना है कि ये सिचुएशन ए है या ये सिचुएशन बी है। अब मैं यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, वक्त शॉर्ट है। आप लोगों के साथ सिर्फ सिंपल सिंपल सा कि इसको एग्जाम में बैठ के आपने कैसे सॉल्व करना है सिचुएशन ए को। पहली बात यह है कि आपने ये मेथड डिस्कस करना है विद मैनेजमेंट। क्या करना है? डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ कि मैटर क्या हुआ, बात क्या बनी, वजह क्या बनी। उसके बाद आपने डिटरमिन करना है क्या आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है। थर्ड वन, मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि वो कैसे इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड्रेस करना चाहती है। कैसे मैनेजमेंट एड्रेस करना चाहती है इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट एड्रेस, कैसे मैनेजमेंट एड्रेस करेगी द मैटर, एड्रेस द मैटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला क्या है? डिस्कस, दूसरा है डिटरमिन, थर्ड वन है इंक्वायर। ऐसे याद करवाता हूं, आपको पता भी होगा। डिस्कस डिटरमिन इंक्वायर, डिस्कस डिटरमिन इंक्वायर, डिस्कस डिटरमिन इंक्वायर, discuss the matter with management, determine whether financial statement need to be amended, इंक्वायर करें मैनेजमेंट से कि वो कैसे इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब दो सिचुएशन हो सकती है इससे आगे। पहली सिचुएशन, मैनेजमेंट एग्री कर जाती है अमेंडमेंट करनी है और अमेंड कर दे। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गई
मैनेजमेंट एग्री कर गई, मैनेजमेंट एग्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गई। मैनेजमेंट एग्री कर गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड भी हो गई। फिर क्या करना? बहुत ही सिंपल, कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स। नेसेसरी जितने भी जरूरी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करें। किस पे परफॉर्म करने हैं? अमेंडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर। कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट है उस पर नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर। अच्छा जी, अब तो ये देखें, ये मेरी सिचुएशन, ये मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना। लेट्स सपोज, क्विकली आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा, यकम जुलाई 2022, 30 जून 2023, ऑडिट रिपोर्ट की डेट यकम अक्टूबर 2023, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। और ये कौन सी डेट थी? रिपोर्टिंग डेट थी। ठीक हो गया ना? ये आपको पता है, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, ये रिपोर्टिंग डेट है। अच्छा, अब ये इवेंट अमेंडमेंट हो रही है 7 अक्टूबर 2023 को। अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो नई ऑडिट रिपोर्ट होगी वो तो ये वाली बन जाएगी। नई ऑडिट रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी, न्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की तो न्यू डेट आपकी ये हो जाएगी 7 अक्टूबर 2023। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये हो जाएगी तो यहां तक आपको एक्टिव रिव्यू नहीं करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव रिव्यू की किस डेट तक की है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक की। आपने जबकि इन एक्चुअल एक्टिव रिव्यू किया किस डेट तक है? इस डेट तक। आपको क्या करना पड़ेगा? यकम अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक अपने रिव्यू को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखने लगा हूं? दूसरा प्रोसीजर याद रखिएगा, एक्सटेंड हिज रिव्यू। उसको अपने रिव्यू को एक्सटेंड करना है अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। एक्सटेंड हिज रिव्यू अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। एक्सटेंड करना है अपने रिव्यू को कब तक? अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब ये बात समझ में आ गई? डिस्कस, डिटरमिन, इंक्वायर। मैनेजमेंट एग्री कर गई तो दो काम करने हैं, नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर जो अमेंडमेंट है उस पर परफॉर्म करने और अपने रिव्यू को एक्सटेंड करना अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट एग्री नहीं की, दूसरी सिचुएशन, मैनेजमेंट नहीं मानी कि वो अमेंड नहीं करवाना चाहती फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अब इस बातों को याद रखना। मैनेजमेंट डू नॉट एग्री, मैनेजमेंट एग्री नहीं की कि वो अमेंड करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मैनेजमेंट डू नॉट वांट टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट नहीं चाहती। फिर इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये जानना है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के अपने पास पड़ी हुई है या वो ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर चुका हो। अगर तो ऑडिटर के अपने पास पड़ी हुई है तो रिपोर्ट ना दे अभी तक, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। तो पहला काम, अगर ऑडिट रिपोर्ट अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई
किसको? मैनेजमेंट को। तो फिर क्या करें? या एंटिटी को, देन फिर मॉडिफाई करते अपनी ओपिनियन। ठीक है जी। अब वो कैसे, जैसे भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है, हम क्या बता सकते हैं कि वो मॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाइड ओपिनियन दे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे, या एडवर्स दे, जो अप्रोप्रिएट है वो कर। क्या करे? मॉडिफाई कर दे अपनी ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट पे, और वो ऑडिट रिपोर्ट अब मैनेजमेंट को पकड़ा दे, भाई ठीक है आपने हमारी बात नहीं मानी, ये पकड़ो ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गया, ये तो पहली सिचुएशन। दूसरी, इफ ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड की जा चुकी हुई है, फिर मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई अपनी ये रिपोर्ट को इशू मत करो, नोटिफाई कर दो मैनेजमेंट को कि वो इशू ना करे ऑडिट रिपोर्ट। नोटिफाई करो मैनेजमेंट को कि वो ऑडिट रिपोर्ट इशू ना करे। नोटिफाई कर दो मैनेजमेंट को कि वो ऑडिट रिपोर्ट इशू ना करे। और सेकंड में अप्रोप्रिएट एक्शन ले, किस चीज से? ताकि कोई ऑडिटर की रिपोर्ट पे यकीन ना कर सके, उनकी रिपोर्ट पे भी यकीन ना कर सके। कैसे? इसके लिए आपको लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी या लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। फिर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक हो गया जी। ये पहला केस है। अब आपके सामने मैं एक दफा कंक्लूड कर रहा हूं। अगर फैक्ट डिस्कवर हो जाए ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, बट बिफोर द इश्यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि क्या मामला पेश है। डिटरमिन करो क्या इस केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है या नहीं है। मैनेजमेंट से पूछो वो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहती है। अगर मैनेजमेंट मान गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड भी करवा लिया, तो आप नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स अमेंडमेंट में परफॉर्म करेंगे, अपने रिव्यू को एक्सटेंड करेंगे अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो आप ये देखें क्या रिपोर्ट आप इशू कर चुके होंगे। अगर रिपोर्ट इशू नहीं की, रिपोर्ट को मॉडिफाई करें, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करें और मैनेजमेंट को पकड़ा दें। अगर रिपोर्ट आप दे चुके होंगे एंटिटी को, मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस दें कि भी रिपोर्ट इशू ना करना। मैनेजमेंट ने आपकी पहले नहीं मानी तो ये कैसे मानेगी? फिर आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, जैसे एजीएम में रिप्रेजेंटेशंस पढ़ के सुनाई जाती हैं कि ये रिपोर्ट, इसमें फुला मिस्टेक हो गई हुई है, ये मैनेजमेंट को अमेंड करने के लिए कहा, मैनेजमेंट नहीं मानी, तो ये हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि आपकी रिपोर्ट पे यकीन ना किया जा सके, लेकिन उसके लिए आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी, लीगल एडवाइजर से ओपिनियन लेनी पड़ेगी। ये तो था पहला केस। अभी तक हमने दो केसेस देखे, उनमें से एक केस पढ़ा। पहला केस क्या था? अगर फैक्ट डिस्कवर हो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा केस ये था B1, आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी क्या है? आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फैक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बी केस हम डिस्कस करेंगे। बी केस क्या है? फैक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई फैक्ट डिस्कवर हो, लेकिन कब डिस्कवर हो? आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
facts discovered after the issuance of the financial statement. फैक्ट डिस्कवर हुआ, लेकिन कब डिस्कवर हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने के बाद. फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसा कि आपको पहले भी पता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद. अगर कोई ऐसा फैक्ट उस तक पहुंच जाए, अगर ये फैक्ट उसको ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता होता, तो वो ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता, फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगेन वही, अब पूरी बात नहीं लिखूंगा. अगेन, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. डिस्कस, क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या है? डिटर्मिन. दूसरा क्या करना है? डिटर्मिन whether the financial statement need amendment. Third one, inquire. पूछो मैनेजमेंट से वो कैसे इसको अमेंड करना चाह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ आ जाएगी ना जी? इंशाल्लाह. ये तीन बातें. डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमिन करना है whether financial statement need amendment, इंक्वायर करना है हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो जाती है, मैनेजमेंट एग्री कर जाती है, ठीक हो गया जी? तो इसमें आपको अब 4 काम करने पड़ेंगे. पहला काम, कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स. आपको नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. जो जरूरी ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे. अब आपको ये भी तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद ये वाक्य होगा. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी हुई थी. देखिए, जिन लोगों के पास वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंच चुकी है, क्या उनको नहीं बताना कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करके दोबारा इशू करने वाले हैं? ठीक है ना? तो क्या करना है? इन्फॉर्म those who receive the financial statement. इन्फॉर्म करना उन लोगों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव कर चुके हुए हैं या ऑडिट रिपोर्ट रिसीव कर चुके हुए हैं. उनको इन्फॉर्म करो कि अमेंडमेंट आ रही है, अमेंडमेंट हो गई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अमेंड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा इशू किया जा रहा है. थर्ड वन, एक्सटेंड कर दें अपने रिव्यू को up to the date of new audit report. Up to the date of new audit report. नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक अपने रिव्यू को एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड हिज रिव्यू अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. और फोर्थ वन स्टेप, अब आपने इसमें इशू करना है न्यू ऑडिट रिपोर्ट. इशू करनी है क्या? नई ऑडिट की रिपोर्ट. इशू न्यू ऑडिट रिपोर्ट. अब इसमें दो बातें मौजूद होंगी. जरूरी नहीं है दोनों मौजूद हो, कोई एक मौजूद होगी या दोनों भी मौजूद हो सकती हैं. क्या मौजूद होगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ये कि वो इवेंट, आप इवेंट के बारे में बताएंगे, वो नोट के बारे में बताएंगे. ये बड़ा नोट अहम है यूजर्स के लिए. यूजर्स इसको पढ़ जरूर लीजिएगा
कहीं रह ना जाए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात बड़ी अहम मौजूद है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है आपके लिए, आपके जानने के लिए, आपके अटेंशन के लिए। उस नोट को रेफर करना है आपने। अच्छा, दूसरी बात, अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ में आप क्या बता रहे हैं कि भाई जो अमेंडमेंट की है, इससे पहले भी रिपोर्ट इशू हुई थी, अब हमें दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी है, वो अमेंडमेंट की वजह से करनी पड़ी है। तो बता दें ऑडिट से रिलेटेड जो बात है, रेफर करते हैं कि रिवाइज्ड है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, री इशू हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। री इशू करने की वजह ये बनी है, अगर आप तक पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचे उस पर यकीन ना कीजिएगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अब आपने यकीन करना है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बच्चे ये सिनेरियो ज्यादातर एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अच्छा बच्चे, अब कुछ बातें जरा अच्छे तरीके से जाननी है। एक कॉन्सेप्ट है डुअल डेटिंग का। डुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा देखिएगा। अगर लॉ या रेगुलेशन, लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करते, लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोहिबिट नहीं करता, नहीं रोकता, मना नहीं करता। किस चीज से मना नहीं करता? अमेंडमेंट से, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने से मना नहीं करता। लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोहिबिट नहीं करता मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने से सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से। पहली बात तो ये हो गई, फर्स्ट वन। सेकंड वन, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करना होता है तो वो कौन करती है? मैनेजमेंट करती है। उनको भी मना नहीं करता कि आप अप्रूव ना करो, ठीक है। तो नॉट प्रोहिबिट। अब ये लॉ, रेगुलेशन, ये वही बात रिपीट होगी, चले मैं पूरी बात लिख देता हूं। लॉ या रेगुलेशन या बच्चे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोहिबिट नहीं करता, ऑथराइज करने से अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से अमेंड हो गई है, उसको ऑथराइज करने से या अप्रूव करने से मना नहीं करता। इस केस में ऑडिटर के पास दो ऑप्शन मौजूद है। ऑडिटर के पास कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं? दो ऑप्शंस मौजूद। एक ये कि वही रिपोर्ट रखे, लेकिन उस रिपोर्ट पे क्या कर दे? एडिशनल डेट डाल दे। ठीक हो गया। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
एडिशनल डेट ऐड कर दे, जैसा उसने यकम अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट इशू की, एक डेट ये थी। एक और नई डेट ऐड कर दे 7 अक्टूबर 2023। तमाम इवेंट्स, जितने भी प्रोसीजर्स थे, ऑल प्रोसीजर्स इस डेट तक मुकम्मल हो चुके थे, सवाए एक इवेंट के वो नोट रेफर कर दे, इस इवेंट के उसके प्रोसीजर इस डेट तक है। बाकी सबके प्रोसीजर किस डेट तक है? यकम अक्टूबर तक। लेकिन सवाए एक इवेंट के जो सब्सीक्वेंट इवेंट है, सोली सिर्फ उसके लिए ये एक एडिशनल डेट लिखी है। बाकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो यकम अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल हो चुके हुए थे। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा? इंडिकेट करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड है सोली टू अमेंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्टेड है बस। इसके अलावा बाकी तमाम प्रोसीजर्स पहली डेट तक मुकम्मल हो चुके हुए थे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दो काम कर सकते, नई या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे, न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे। फिर अगेन इसके केस में एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। ठीक हो गया जी बच्चे? और हाईलाइट करेगा तमाम प्रोसीजर्स, ये सब चीजें बताएगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी और अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि रिवीजन हमें क्यों करनी पड़ी? अदर मैटर पैराग्राफ में, एम्फसिस मैटर पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ में वो मैटर लिखना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमारा ये पहला टॉपिक मुकम्मल हो गया। अगला टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे इसी क्लास में इंशाल्लाह। अगला टॉपिक है बच्चे हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसके पास पर्पस की प्रैक्टिस भी अगले इंशाल्लाह सेशन में, अगले टॉपिक के रिवीजन से पहले अगले ही सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसके पास पर्पस के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करूंगा बच्चे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? जी बच्चे, अगला टॉपिक है हमारा सेकंड वन टॉपिक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल सा, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। जितना टाइम हमारा ISA 560 ने लिया है उससे बहुत कम टाइम लगेगा हमारे इस टॉपिक में डिस्कशन में। ठीक हो गया जी बच्चे? इस टॉपिक का नाम है बच्चे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन टॉपिक है हमारा। ये बच्चे स्टैंडर्ड है ISA 580। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के नाम, इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसके लिए थर्ड वन नेम, इसको लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, LOR। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या? इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट
एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा जी बच्चे, पहली बात तो ये पहला टुकड़ा, ये टुकड़ों में ये याद करवाऊंगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा जी, दूसरी बात, रिटर्न स्टेटमेंट किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। एक रिटर्न स्टेटमेंट है, किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। क्यों प्रोवाइड की गई है? प्रोवाइडेड टू कंफर्म certain matters. Provided to confirm certain matters or to support other audit evidence. तो ये बच्चे याद करें, क्या है ये? रिटर्न स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड की जाती है? सर्टन मैटर्स को कंफर्म करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए अदर ऑडिट एविडेंस। लेकिन याद रखिएगा, मैनेजमेंट जो प्राइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करती है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैनेजमेंट जो असर्शंस देती है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी, जो कि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीमाइस में भी हमने पढ़ी थी, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं कंसिडर होगी। ठीक हो गया? रिटर्न स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड करेगी? कंफर्म करने के लिए सर्टेन मैटर्स को या अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या? पहली बात, मैनेजमेंट हैज fulfilled its responsibilities. मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हुई है। मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हुई है। मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, दूसरी बात, सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? अदर ऑडिट एविडेंस को। ठीक है जी, सपोर्ट कर प्रोवाइड करती है अदर ऑडिट एविडेंस, अदर ऑडिट एविडेंस की सपोर्ट के लिए। ठीक हो गया, जैसे बाकी आईएसए ने रिक्वायर्ड किया है। और अगर कोई प्रोवाइड कर दे, ना करे, या प्रोवाइड करे और उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाए, तो उसमें रिस्पॉन्स कैसा होगा? रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना। तो तीन बातें, मैनेजमेंट क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है जो उसने वादा किया था? सपोर्ट करना अदर ऑडिट एविडेंस को, और उसके मुताबिक ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड करना। ठीक हो गया जी बच्चे? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। अच्छा जी बच्चे, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन। ऑडिट एविडेंस दो तरह से। फर्स्ट वन, सॉलिसिटेड। ऑडिटर जहां जहां जिस जिस जगह पे चाहता है हासिल करना, वो स्पेसिफिक इंक्वायरी के जरिए से मांग लेता है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक इंक्वायरी के जरिए से एक्वायर करना। इंक्वायरी के स्पेलिंग आई से भी लिख दिए जाते हैं, ई से भी लिख दिए जाते हैं।
तो कोई फर्क नहीं। अनसॉलिसिटेड मैनेजमेंट खुद प्रोवाइड करती रहती है, जिससे रेलिवेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करनी हो जरूरी हो। ठीक हो गया जी। ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है, ये दोनों किस लिए प्रोवाइड की जाती है? दो रीजंस के लिए। सपोर्ट फ्राहम करने के लिए, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। या मैनेजमेंट ने जो जजमेंट की हुई है। ठीक हो गया ना? किसी भी जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया उससे रिलेटेड अगर हम अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं मैनेजमेंट ने किस बेसिस पे जजमेंट की, तो हम उनसे सपोर्ट के तौर पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकते हैं। या सेकंड वन, कंप्लीटनेस से रिलेटेड, कि ये बात मुकम्मल है, इसके अलावा कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैनेजमेंट के पास है और मैनेजमेंट ने हमें फ्राहम नहीं की। तो कंप्लीटनेस ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम, कंप्लीटनेस ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम, किसी भी स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड कंप्लीटनेस के हवाले से। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा नोट कीजिएगा। कंट्राडिक्शन आ गई, जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है या जो एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन किए हुए वो आपस में मैच नहीं कर रहे। इसके लिए दो वर्ड बोलते हैं, कंट्राडिक्टेड या बच्चे इनकंसिस्टेंट। कंट्राडिक्टेड या इनकंसिस्टेंट। कंट्राडिक्टेड है या इनकंसिस्टेंट। सही होगा जी बच्चे? अच्छा, अब क्या करना है इस हवाले से, ऑडिटर को क्या करना है? परफॉर्म करने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या करने? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। दूसरा काम, शेल कंसीडर, ऑडिटर कंसीडर करेगा, ऑडिटर शेल कंसीडर, इसको रिकंसीडर लिखते हैं, ऑडिटर शेल रिकंसीडर, ऑडिटर शेल रिकंसीडर द असेसमेंट। पहले भी वो कर चुका हुआ है जब उसने एक्सेप्ट करना था, अब वो दोबारा कर रहा है असेसमेंट ऑफ द, किस चीज की? कंपिटेंस की, इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। किन की? मैनेजमेंट की। ठीक हो गया?
वो रिकंसिडर करेगा, असेस करेगा किस किस चीज को, कंपिटेंस को मैनेजमेंट की, इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की, एथिकल वैल्यूज मैनेजमेंट की। शैल कंसीडर करेगा क्या आया रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट ही है, रिस्क असेसमेंट क्या है, अप्रोप्रिएट ही है। रिस्क असेसमेंट की रिवीजन की जरूरत तो नहीं है। ठीक हो गया। और उसकी बेसिस पे डिटरमिन करेगा नेचर, टाइमिंग and extent of further audit procedures। क्या करेगा, डिटरमिन करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इन मैटर्स से रिलेटेड। ठीक हो गया, ताकि वो रिलायबिलिटी ऑब्टेन कर सके। अच्छा, एक बात नोट में याद रख लीजिएगा, मैं भूल गया हूं बताना, आप लोगों को याद रखनी है बात नोट। क्या बात याद रखनी है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन on its own do not provide sufficient appropriate audit evidence, but it is important audit evidence। ये इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस तो है, लेकिन ऑन इट्स ओन बजाते खुद अपनी नोयत का ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या मतलब, मैनेजमेंट सिर्फ आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करके कहे जी आप ऐसा करें, ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर कर दें, हमने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर हेड से रिलेटेड, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बेस पे ही ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, उन्हें कहें ठीक है जी आपने हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी, इसका मतलब अब कोई मिस्टेक या मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे ये याद रखना है, अगर तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा हाई हो गया और मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी हमें डाउट अराइज हो गया, तो अगर इंटेग्रिटी पे डाउट अराइज हो गया, डाउट ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, अगेन ये तो बात सिर्फ एक सिंपल बताने के लिए थी, इससे रिलेटेड तो मैंने यहाँ पे नोट कर दी, अभी वो बात पिछली हमारी चल रही है। अगर डाउट, ठीक हो गया जी, डाउट अराइज हो गया, या एथिकल वैल्यूज मैनेजमेंट की, तो ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, दिस विड्रॉ। बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, ऑडिटर
कंसीडर करेगा withdrawing from the engagement. एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के बारे में सोचेगा। वेयर, लेकिन ये विड्रॉ हर केस में तो नहीं कर सकता ना। वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल, जहां पे विड्रॉल क्या होगा, पॉसिबल होगा एंड प्रैक्टिकेबल होगा। जहां पे विड्रॉल पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकेबल भी है, अंडर एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशंस के मुताबिक। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्टन स्पेसिफिक मैटर्स से रिलेटेड कैसे ऑब्टेन की जाती है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्टन स्पेसिफिक मैटर्स। सर्टन मैटर्स से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट हैज fulfilled its responsibility मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हुई है, जो उसने वादा किया था। प्रोवाइड कर दिया ऑडिटर को तमाम की तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को चाहिए थी, वो ऑडिटर को प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन किताबों में रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक बात बड़ी अहम, अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने से इनकार करे तो फिर क्या करना। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन या LOR लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फिर क्या करना। अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने से इनकार करे, नहीं प्रोवाइड करती मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो फिर हमें क्या करना। हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मैटर विद मैनेजमेंट। डिस्कस करें किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। दूसरा स्टेप क्या करना है, दोबारा इवैल्यूएट कीजिएगा, री इवैल्यूएट।
इंटेग्रिटी को, रीइवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीइवैल्यूएट करें और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल disclaimer of opinion, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, ठीक है ना, sufficient appropriate audit evidence obtain नहीं कर पाए। जी बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? चले जी बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, फॉर्म और कंटेंट ऑफ LOR, इसको यूजुअली ड्राफ्ट कौन करता है? बिल्कुल ठीक हो गया, आमतौर पे लिखता कौन है? क्योंकि लैंग्वेज तो ज्यादातर किसको आती है? ऑडिटर को। यूजुअली ड्राफ्टेड बाय द ऑडिटर। दूसरे नंबर पे एड्रेस टू द, ये किसको एड्रेस की जाती है? एड्रेस ही कौन होता है इसमें? ऑडिटर। अच्छा, डेटेड, डेट कब की लिखनी है? एज नियर बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक हो गया? करीब, जितना करीब हो सके मुमकिन हो वो आपने डेट यूज करनी है। अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों की होती है, उन्हीं से ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हासिल की जाती है, जैसा कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या इसके अलावा कोई और मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इनके अलावा डेजिग्नेशन होगा, बट हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से अमूमन मैटर्स जिनके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जाती है, कुछ मैं एग्जांपल्स कोट कर देता हूं आपके साथ। जैसा कि सबसे पहले हम जो डिस्कशन करते हैं सिग्निफिकेंट अजम्पशन से रिलेटेड, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप से रिलेटेड, सब्सीक्वेंट इवेंट्स, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड,
अच्छा, ये हमारे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है ये वाले, बट एग्जामिनर हमसे वैसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई आपको एग्जाम में दे दे, स्पेसिफिकली उस प्रोसीजर से रिलेटेड तो नहीं होगा, बट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के हवाले से तो हमसे पूछा जा सकता है ना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बच्चे प्रीमाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इंटरनल कंट्रोल्स की, वो भी पूछी जा सकती हैं। जी बच्चे 210 वो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। बच्चे फ्रॉड के टॉपिक से रिलेटेड ठीक हो गया जी बच्चे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जी बच्चे गोइंग कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस से रिलेटेड। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये कुछ एग्जांपल जो कि रिलेटेड पार्टी और बाकी जितने भी मैंने आपको ट्रांजैक्शन के हवाले से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या एलओआर के में हम रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकते हैं मैनेजमेंट से। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये टॉपिक यहाँ पे हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है वो भी साथ ही डिस्कस कर देते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे ही हम कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अच्छा जी बच्चे, एक्सपेक्टेशन गैप किसे कहते हैं ये जरा पढ़ लेते हैं। थर्ड वन टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? याद रखनी है, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पब्लिक की परसेप्शन, पब्लिक की परसेप्शन ये बेसिकली है क्या? है ये है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जो लॉ ने बताए, और दूसरा ये है अज्यूम्ड बाय द पब्लिक। ठीक हो गया, परसीव्ड बाय द पब्लिक। तो ये क्या है? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज described by law, regulation and standards. Roles, responsibilities perceived by general public. इन दोनों में फर्क आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक हो गया ना? अब बात समझ में आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द perception या the public perception of the roles and responsibilities of the external auditor different from his statutory roles and responsibilities. तो क्या है? Public perception of the roles and responsibilities of the external auditor is different from his statutory roles and responsibilities is called expectation gap. जो लॉ ने बताई है स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ये है, कानून ने तो ये बताई है, ये पब्लिक परसेप्शन, दोनों में फर्क है। अब फर्क क्या है? उसकी तीन बहुत ही फेमस एग्जांपल है। वो तीन एग्जांपल्स क्या है? वो एग्जांपल्स देखिएगा, वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जिससे हमें बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि वो क्या है। सबसे पहले ऑडिटर
गारंटी certified in his report। ये समझा जा रहा है, जनरल पब्लिक ये समझ रही है कि ऑडिटर गारंटी दे रहा है, ऑडिटर सर्टिफिकेशन दे रहा है अपनी रिपोर्ट में, बट ऑन द अदर हैंड ही एक्सप्रेस क्या करता है, ओपिनियन। ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ही प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी जो कंफ्यूजन ले रही है आम आवाम, वो क्या है, ऑडिटर हैज अ ड्यूटी, ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू प्रिवेंट, auditor has a duty to prevent and detect, auditor has a duty to prevent and detect fraud। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे और डिटेक्ट करे फ्रॉड को, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी काम के लिए ऑडिट किया जाता है। ठीक है जी, ये नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की प्राइम नहीं है, ये मैनेजमेंट की है। अच्छा, थर्ड वन, ऑडिटर performs 100% tests of the transactions, या चेक एंड वेरीफाई ऑल ट्रांजेक्शंस। ऑडिटर ने 100% ट्रांजेक्शन को चेक एंड वेरीफाई किया, ऐसा तो नहीं किया ऑडिटर ने, वो 100% ट्रांजेक्शन को चेक एंड वेरीफाई नहीं करता। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये गैप कहलाता है बच्चे एक्सपेक्टेशन गैप। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं तक कंक्लूड करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।